यह वीडियो मुंगेर यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चे पार्ट 2 में पढ़ते हैं, चाहे वो साइंस वाले हो या फिर आर्ट्स वाले हो या फिर कॉमर्स वाले हो, और जिनका आरबी हिंदी है अर्थात अनिवार्य भाषा हिंदी है, तो उसका जो है न्यू ऑब्जेक्टिव बुक जो आया है उसका सारा ऑब्जेक्टिव आज हम देखेंगे इसमें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये जो आप लोगों का न्यू ऑब्जेक्टिव गेस्ट पेपर है आरबी हिंदी का, जिसे अनिवार्य भाषा हिंदी कहते हैं, पार्ट 2 वालों का है। तो इसमें हम लोग वो डिस्कस करेंगे जो आप लोगों का गलत है, क्योंकि जो सही है उसे तो वो तो सही है। और इससे पहले आप लोगों का अनिवार्य भाषा हिंदी का लगभग बहुत सारा लेक्चर प्रोवाइड किया गया। तो अगर वो पुराना जब सब्सिडरी वाला सब्जेक्टिव का एग्जाम होता था तो वो आप लोगों का अपलोड किया गया है, वो भी वीडियो अगर नहीं देखें तो वो भी वीडियो देख सकते हैं, उससे भी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगी। तो ये न्यू ऑब्जेक्टिव गेस्ट पेपर का जितना भी है, जो जो गलत दिया गया है या फिर कुछ बताने लायक है, तो वो आप लोगों को इसमें बताया जाएगा। तो चलिए देखते हैं अब क्या क्या बताने लायक है आप लोगों का क्वेश्चन। तो देख लीजिए, इसमें आप लोगों का सारा क्वेश्चन सही था। डायरेक्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, दुनिया से कह दो कि गांधी अंग्रेजी नहीं जानता। गांधी जी ने यह संदेश कब और कहां से तथा किस माध्यम से दिया था? तो यह कथन गांधी जी ने 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, अर्थात जब भारत आज़ाद हुआ था, जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, बीबीसी लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिया था। इंडिया से ही बीबीसी लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी ये सारा क्वेश्चन आप लोगों का सही दिया गया है, कुछ बताने लायक है। ये क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, महात्मा गांधी की पत्नी का क्या नाम था? तो महात्मा गांधी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी, और उनकी माँ का नाम था पुतलीबाई। उनकी माँ का क्या नाम था? पुतलीबाई। और उनकी माँ ने ही इन्हें स्त्रियों से दूर रहने के लिए और मांस मदिरा का सेवन न करने के लिए प्रतिज्ञा दी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है बिहार, ये क्वेश्चन नंबर 27, बिहार की राजभाषा क्या है? तो बिहार की राजभाषा है हिंदी, और इसके बारे में एक अतिरिक्त जानकारी आप लोगों को बता दूं कि बिहार की सेकंड राजभाषा है उर्दू। पहली कौन है? हिंदी, और सेकंड कौन है? उर्दू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, इनमें हिंदी भाषी प्रांत कौन है? असम, मध्य प्रदेश, गुजरात और केरल। इसमें पूछ रहा है। तो असम का राजधानी होता है दिसपुर, असमिया बंगला इसका भाषा होता है। मध्य प्रदेश का राजधानी होता है भोपाल, और इसका भाषा होता है हिंदी। तो इसमें आप लोगों का आंसर गलत दिया गया है, केरल। इसे आप लोग ठीक करके एमपी कर लीजिए, अर्थात मध्य प्रदेश का भाषा हिंदी होता है। गुजरात का राजधानी गांधीनगर, और वहाँ गुजराती बोली जाती है। केरल का तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी होती है, और मलयालम इसकी भाषा होती है। तो हिंदी भाषा जो है वो इस चारों में से मध्य प्रदेश का हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बाकी ये सब सही दिया गया है। नेक्स्ट पेज नंबर 2 पर आते हैं, देखते हैं कुछ बताने लायक या फिर कोई गलत है। तो देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 44 में है, मांस मदिरा एवं नारी स्पर्श की प्रतिज्ञा गांधी जी ने किससे ली थी? अपनी माँ से ली थी, अभी आप लोगों को बताया मैंने, और इनकी माँ का नाम था पुतली बाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में दिया गया है, ये भाषा और शक्ति लिखा गया था। तो यहाँ और नहीं होगा, भाषा की शक्ति किस लेखक की रचना है? तो वो डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना है। भाषा की शक्ति ये बुक का नाम होगा। ओके, तो आप लोग इसे सही कर लीजिएगा, भाषा की शक्ति यहाँ पर होगा, और इसके लेखक है डॉक्टर संपूर्णानंद, और ये काशी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थात उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 है, पठित पाठ के आधार पर बताएं कि पूर्व और पश्चिम में हमारी सरहद किससे मिलती है? तो पूर्व में हमारी सरहद बांग्लादेश से मिलती है पूर्व में, और पश्चिम में हमारी सरहद पाकिस्तान से मिलती है, पाकिस्तान से पश्चिम में मिलती है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन है। बाकी ये 2 नंबर पेज नंबर बाकी से सही दिया गया है। 2 नंबर में आप लोगों का आ जाते हैं, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अर्थात क्वेश्चन नंबर 87 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा रचित निबंध का नाम लिखे। तो इसके रचित निबंध का नाम है गांव का जीवन। कौन है? गांव का जीवन। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से ही संबंधित क्वेश्चन नंबर 88, जीरादेई कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था, जो कि बिहार में ही स्थित है, और बिहार राज्य के सिवान में स्थित है। और सिवान को पहले पुराना सारण के नाम से भी जाना जाता है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सिवान में हुआ था, जीरादेई के समीप, और इसे पुराना सारण भी कहा जाता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपको बताने लायक है या फिर कुछ गलत दिया गया है। तो देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर है 126। कौन है? 126। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? अभी आप लोगों को बताया कि जीरादेई ग्राम में सिवान के पास हुआ था। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर वैशाली दिया गया था, तो आप लोग इसे सही कर लीजिए, बिहार के सिवान जिला के जीरादेई ग्राम में हुआ था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आप लोगों को कुछ बताने लायक है। तो ये 157 नंबर, कौन नंबर? 157 नंबर, क्या समाज का संगठन धर्ममूलक होना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं, समाज का संगठन जो है वो धर्ममूलक नहीं होना चाहिए, नहीं तो धर्म के आधार पर समाज फिर बट जाएगा। तो जैसे अपना इंडिया है, इंडिया में है
अपना इंडिया धर्मनिरपेक्ष देश है। कैसा देश है? धर्मनिरपेक्ष देश है। तो समाज का संगठन जो है वो धर्म मूलक के आधार पर नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। इसे आप लोग सही कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ जो है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ आप लोगों को 25 जून 2022 को इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोग वहां से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 162 नंबर क्वेश्चन। वास्को डी गामा किनकी मदद से भारत आया था? तो जो की मदद से यहाँ लिखा हुआ पाठ के आधार पर बिल्कुल सही है, जहाज की मदद से आया था। लेकिन इसकी मदद किसने की थी? तो एक भारतीय खलासी था जिसने वास्को डी गामा की मदद की थी। उसी ने ही रास्ता बताया था जिसके कारण वास्को डी गामा ये आया था। 1498 ईस्वी को इंडिया आया था। कालीकट बंदरगाह पर उतरा था जो कि गुजरात में स्थित है। कालीकट का उस समय राजा था जमोरिन। तो ये सब आप लोगों को एक्स्ट्रा बात दी गई है, ये पूछ ले तो आप लोग बता देना। और ये सब जो आप लोगों का दिया गया है ये सब को आप लोगों को याद कर लेना है। ये हिंदी से अंग्रेजी दिया गया सारा आप लोगों को याद करना है। इससे जरूर क्वेश्चन आप लोगों से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और भी आप लोग मैं तो आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग पुराने गैस पेपर को ही खरीद ले, वो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर है। उसमें आप लोगों का ऑब्जेक्टिव भी मतलब कि अच्छा दिया गया है और फिर न्यू में भी ऑब्जेक्टिव सही है, लेकिन उसमें आप लोगों का जो है कुछ ज़्यादा जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उससे आप लोग पढ़ के आप लोगों का जो है बहुत डाउट दूर हो जाएगा, कहानी आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो आप लोग सब्जेक्टिव के ही गैस पेपर खरीदेंगे तो वो आप लोगों के लिए सही रहेगा। या फिर अगर आप लोगों के पास दोनों है तो और भी बेटर है। तो अगर नहीं है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग जो है ऑनलाइन ही तैयारी कर सकते हैं। आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया गया पुराने का सारा ऑब्जेक्टिव भी प्रोवाइड कर दिया गया और धीरे धीरे आप लोगों को सारा कहानी का भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 172 172 क्वेश्चन नंबर है। कुलानुशासक की अंग्रेजी क्या होती है? तो कुलानुशासक की अंग्रेजी पार्टनर नहीं होती है। कुलानुशासक की अंग्रेजी होती है प्रॉक्टर। क्या होती है? प्रॉक्टर। PROCTOR होती है। यहाँ पर ई दिया गया था इसलिए इसे आप लोग सही कर लीजिएगा। PROCTOR होगा इसका स्पेलिंग। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 176 नंबर। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की मानक हिंदी क्या है? तो संघ लोक सेवा आयोग। यूनियन का हिंदी होता है संघ, यहाँ पर संघ लिखना भूल गया था तो आप लोग ये संघ कर लीजिएगा, संघ लोक सेवा आयोग होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 180। यहाँ पर भी बिहार लिखना भूल गया था। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को हिंदी में क्या कहते हैं? बिहार लोक सेवा आयोग। तो यहाँ पर बिहार लिखना भूल गया था और यहाँ पर संघ लिखना भूल गया था, आप लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवॉल्यूशन की मानक हिंदी क्या है? तो रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? क्रांति। पुनर्मूल्यांकन नहीं होता। रिवॉल्यूशन का मतलब होता है क्रांति। ये भी आप लोग सही कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूएनओ की हिंदी क्या है? यूएनओ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन और इसकी हिंदी होती है संयुक्त राष्ट्र संघ। ये बिल्कुल सही दिया गया था, इसमें बस एक्स्ट्रा जानकारी आप लोगों को इसका फुल फॉर्म बताया गया, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 205 नंबर क्वेश्चन। 205 नंबर क्वेश्चन है अनुवाद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो अनुवाद को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कहते हैं। आप लोग बच्चे में पढ़ते होंगे ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश, अर्थात हिंदी में अनुवाद करें या फिर ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश अंग्रेजी में अनुवाद करें, संस्कृत में अनुवाद करें, इस तरह से आता था तो ट्रांसलेट लिखा रहता था या फिर ट्रांसलेशन, तो उसी को अनुवाद कहते हैं। अनुवाद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। नेक्स्ट है जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे मूल भाषा या स्रोत भाषा कहते हैं। देख लीजिए स्रोत भाषा का ही अन्य नाम है मूल भाषा। तो जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे मूल भाषा कहते हैं और जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं। जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत भाषा और जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं। देख लीजिए स्रोत भाषा और मूल भाषा में अंतर। स्रोत भाषा जिससे हम अनुवाद करने, मान लीजिए कोई हम लोग इंडिया वाले गए विदेश में गए तो विदेश वालों के लिए अंग्रेजी जो है उन लोगों का स्रोत भाषा हुआ और जो वहाँ का ट्रांसलेटर होगा तो हम लोगों को वो अनुवाद करके बताएगा हिंदी में, वो वहाँ के राष्ट्रपति या फिर वहाँ के पुलिस हमको क्या कहना चाह रहे हैं। जो अनुवादक होगा वो हमको जो है लक्ष्य भाषा के जरिए हमें हमारे लक्ष्य तक पहुँचाएगा, वो हमें हिंदी बताएगा। तो उसके लिए वो जो अनुवादक हुआ उसके लिए मूल भाषा या स्रोत भाषा हुआ अंग्रेजी, क्योंकि वो अंग्रेजी में अंग्रेजी से अनुवाद कर रहा है और किस में अनुवाद कर रहा है? तो हिंदी में अनुवाद कर रहा है। तो वो इसका टारगेट है हिंदी में अनुवाद करना, तो इसलिए उसका ये हिंदी जो है वो लक्ष्य भाषा हो गया और जिससे अनुवाद कर रहा है वो उसका स्रोत भाषा या मूल भाषा हो गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बताने लायक हो या फिर कुछ गलत है। तो ये देख लीजिए 221 नंबर क्वेश्चन। आज श्रव्य और दृश्य मीडिया के रूप में क्या चल रहा है? तो आजकल तो मोबाइल पे ही सब कुछ देख लेते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो या फिर सीरियल हो चाहे मूवी हो, सारे चीज़ मोबाइल में और
श्रव्य और दृश्य के लिए टेलीविजन भी सही है, लेकिन श्रव्य के लिए रेडियो चलता है और दृश्य, श्रव्य और दृश्य दोनों के लिए टेलीविजन सही है। ओके, नेक्स्ट है 223 नंबर क्वेश्चन। 223 नंबर क्वेश्चन, ये दोनों एक साथ कर दिया। ये देखिए, सह अलग होगा, राजभाषा अलग होगा। सह राजभाषा के रूप में संविधान में कौन सी भाषा स्वीकृत है? तो अंग्रेजी। सह राजभाषा, राजभाषा तो हिंदी स्वीकार किया गया, लेकिन सह राजभाषा के रूप में संविधान में कौन सी भाषा स्वीकृत है? तो अंग्रेजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 235 नंबर क्वेश्चन। 235 नंबर क्वेश्चन है, उत्तम रक्षा क्या है? तो एक देश का दूसरे देश पर जो विश्वास होता है उसे ही उत्तम रक्षा कहते हैं, या फिर परस्पर स्नेह, ये भी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बाकी सब सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 247। 247 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में खड़ी बोली हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? तो 343(1) में स्वीकार किया गया। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 343(1) में स्वीकार किया गया। इससे आप लोग सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती किस विधा की रचना है? तो धरती जो है वो निबंध विधा की रचना है। आपके पुस्तक में जितनी भी कहानी है, चाहे फिर वो धरती हो या फिर ताजमहल हो या फिर अंग्रेजी मुँह से बड़ी कोई मूर्खता नहीं हो, जितने भी है सारे की विधा निबंध है। क्या है? निबंध। और ये भारतीय संस्कृति चेतना भी अलग से कह सकते हैं, ये उसकी विधा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए जानने लायक है, तो ये 6 नंबर क्वेश्चन। पल्लवन, देखिए संक्षेपण का अर्थ होता है संक्षिप्त करना, और पल्लवन का क्या अर्थ होता है? तो पल्लवन का अर्थ होता है बढ़ाना, लंबा चौड़ा करना। तो पल्लवन में भी भाव का संक्षिप्तकरण होता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पल्लवन में बढ़ाना होता है। लोकोक्ति और कहावतें दोनों दो चीज़ें हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का, तो बिल्कुल नहीं। लोकोक्ति और कहावत दोनों दो चीज़ें नहीं है, दोनों सेम ही है। और मुहावरे और लोकोक्तियाँ दोनों में अंतर है, तो बिल्कुल सही है। मुहावरा अलग होता है, लोकोक्तियाँ अलग होता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आप लोगों को बताने लायक हो या फिर कोई गलत हो, तो इसमें तो कोई नहीं है, ये सब बाकी सही है। और ये ईओ नंबर क्वेश्चन, पेज नंबर आप लोग आ जाइए 8 नंबर पे। पेज नंबर 8 का ईओ नंबर में कह रहा है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन नारा कब दिया था? तो 1920 में दिया गया था, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो 1920 के नज़दीक है 1921, तो 1921 इसका आंसर हो जाएगा। वैसे 1919 है, लेकिन 1920 में ही शुरू हुई थी असहयोग आंदोलन, तो इसलिए इसका आंसर 1921 अत्यधिक उपयुक्त होता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आप लोगों को बताने लायक हो। हाँ, तो ये 10 नंबर क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग 1955 में कितने सदस्य थे? उस समय 21 सदस्य थे इसके ऑप्शन के अनुसार, लेकिन ओरिजिनल में 20 सदस्य थे, लेकिन ऑप्शन में 20 नहीं दिया गया है, तो इसके नज़दीक हम लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 21। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ बताने लायक हो या फिर कुछ गलत हो, तो ये सब बाकी सही दिया गया है, तो आप लोग चेक कर लेंगे। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी बाकी सब सही दिया गया है। तो आप लोगों का सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर कर दिया गया, जितना भी गलत था सारा बता दिया गया है। फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये सब का अंग्रेजी से हिंदी जो दिया गया है, ये सब आप लोग बिल्कुल याद कर ले। इस सबसे क्वेश्चन पूछेंगे, जरूरी नहीं है कि जो आप लोगों का प्रीवियस ईयर है उसी से पूछेगा, न्यू भी पूछ सकता है। तो ये सब आप लोगों को याद कर लीजिए, बहुत फ़ायदा करेगा। और आप लोगों का जो है अब पर डे जो है हर चैप्टर से जितने इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव निकलेंगे वो भी निकाला जाएगा। जैसे कि अंग्रेजी मुँह से बड़ी कोई मूर्खता नहीं है, उससे जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव निकलेंगे वो कराए जाएंगे, वो भी बुक से, पासपोर्ट से। तो आप लोग चैनल पर बने रहे, और हर चैप्टर प्रत्येक दिन कराए जाएंगे, या फिर एक दिन में 2 चैप्टर भी करा सकते हैं। तो आप लोग प्रत्येक दिन आराम से थोड़े थोड़े करते जाइएगा, तो आपका आराम से तैयारी हो जाएगा। पास तो आप ऐसे भी कर जाइएगा, लेकिन अच्छे नंबर लाने के लिए थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। तो आप लोग बने रहे, और आप लोगों को ये सजेशन मिलेगा कि अगर आप लोग पुराना ही गैस पेपर खरीदे तो वो आप लोगों के लिए सही रहेगा, अर्थात सब्जेक्टिव वाला। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप लोगों को डेट बता ही दिया गया है किस तारीख को मिल जाएगा। तो अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर पल की अपडेट आप लोगों को वहीं पर मिलती है। बहुत सारे बात आप लोगों को वीडियो में बताना भूल जाता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल पर उसकी जानकारी दे दी जाती है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।